वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा चैप्टर चल रहा था, जिसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 3 के अंदर हमने किए थे कार्बोनिल यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं, जिसके अंदर हमने नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिया था, अपचयन के बारे में हमने पढ़ लिया था, ऑक्सीकरण के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाएं तथा अन्य अभिक्रियाएं। तो अल्फा हाइड्रोजन के कारण होने वाली अभिक्रियाओं के अंदर हम पढ़ेंगे एल्डोल संघनन तथा क्रॉस एल्डोल संघनन। तो इस एल्डोल संघनन और क्रॉस एल्डोल संघनन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज है। तो यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर इसके दोनों तरफ वैलेंसी खाली है और यहाँ पर है कार्बन। तो ये वाला जो कार्बन है वो अल्फा है और इसके साथ में जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पर क्या है कि अगर ये हाइड्रोजन यहाँ पर निकल जाए, अगर ये यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकल जाए तो इस कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है इसमें क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स की डिमांड, इलेक्ट्रॉन्स को कम करने की कोशिश करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को कम करने के लिए इसको ये इलेक्ट्रॉन्स भेज देगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसको ट्रांसफर करने पड़ेंगे, क्योंकि एक ही कार्बन पर दोनों तरफ डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, C और यहाँ पर है C और यहाँ पर है ऑक्सीजन। तो इसके ऊपर डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक अनुनाद हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का विस्थानीकरण हो रहा है, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर वो स्थानांतरित हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं अनुनाद। तो यहाँ पर अनुनाद हो रहा है और यहाँ पर ये जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, इनोलेट आयन बन रहा है, इनोलेट आयन बन रहा है। तो इनोलेट आयन के बनने के कारण और अनुनाद होने के कारण यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्ब ऋणायन बन रहा है, वो एक स्थायी प्रकृति का बन रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो इनोलेट आयन बना है अब ये किसी और कार्बोनिल यौगिक के ऊपर अटैक कर सकता है। मतलब एक कार्बोनिल यौगिक दूसरे कार्बोनिल यौगिक के ऊपर अटैक करता है। उसका कारण क्या है कि कार्बोनिल यौगिक खुद इनोलेट आयन में बदल जाता है और दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए हम पहले पढ़ेंगे एल्डोल संघनन। तो एल्डोल संघनन की पहली शर्त यही है कि वे कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वे ही एल्डोल संघनन दर्शाते हैं। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं इसको, कि यहाँ पर हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है इसका, इस हाइड्रोजन को हम इस तरह से लिखते हैं। इसको समझने के लिए हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर हम लेते हैं एक दूसरा कार्बोनिल युक्त, मतलब CH3। अब इस CH3 को C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब यहाँ पर इसको भी अगर हम ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर ये जो CH3 है इसको हम समझने के लिए कैसे लिखेंगे, CH और यहाँ पर H और यहाँ पर भी H, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो अब यहाँ होगा क्या, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये वाला कार्बन और इसके ऊपर है हाइड्रोजन और उसके बाद ये वाला कार्बन, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बंध निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से कार्बन और कार्बन के साथ है डबल बॉन्ड O और ऊपर है हाइड्रोजन, ठीक है। और इसके ऊपर भी क्या है, हाइड्रोजन। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये वाला बंध जो है वो टूटेगा,
ये वाला बंध टूटेगा और यहाँ पर एक बंध फ्री हुआ और यहाँ पर ये वाला जो बंध फ्री हुआ और यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन टूटेगा, तो यहाँ से भी ये वाला बंध फ्री हो जाएगा और इन्होंने क्या कर लिया, एक बंध बना लिया यहाँ पर। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन जा करके जुड़ गया और इसका ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन एज इट इज बना रहा। तो अब यहाँ पर क्या है कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी उपस्थित है, तो इसको बोलते हैं एल्डोल। मतलब एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी इसमें उपस्थित है, इसलिए इसका नाम क्या है, एल्डोल। तो एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल का कंडेंसेशन करना है, एल्डोल का हमें संघनन करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, CH3, ये वाला CH3, उसके बाद C और फिर उसके बाद C और फिर उसके बाद C के ऊपर डबल बॉन्ड और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, और इसके दोनों हाइड्रोजन ऊपर एज इट इज रहेंगे और ये वाला जो OH और H है ये मिल करके निकाल देंगे जल का अणु और यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, ब्यूट टू इनएल, ब्यूट टू इन 1L, या फिर हम बोलें ब्यूट टू इनएल, ठीक है। अब हम यही अभिक्रिया अगर यहाँ पर कीटोन से करते हैं, मतलब यहाँ पर होता CH3 और यहाँ पर भी होता CH3, तो यहाँ पर भी आ जाता CH3 और यहाँ पर भी आ जाता CH3 और यहाँ पर आ जाता CH3 और यहाँ पर भी आ जाता CH3। तो इसका नाम क्या हो जाता, 4 methyl pent 3 2 on, ठीक है। तो ये कीटोन से हमारा ये बन जाता है। पहले हमने जो बनाया था वो एल्डिहाइड से बनाया था, अब हम बना रहे हैं कीटोन से बना रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमने जो बनाया था एल्डोल बनाया था, अब हमने ये जो बनाया है वो क्या बनाया है, कीटोन। तो एल्डोल और कीटोन। उसके बाद है क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन का मतलब है कि जब हम दो जो एल्डिहाइड हमने लिए थे ये वाले, इसमें हमने एल्डिहाइड जो थे दोनों के दोनों सेम लिए थे, लेकिन अब हम क्रॉस एल्डोल के अंदर दोनों के दोनों एल्डिहाइड अलग अलग लेंगे। उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पर कि CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H और दूसरा हम लेते हैं C2H5 C डबल बॉन्ड O H। अब इसमें दो प्रकार से अभिक्रियाएं हो सकती हैं। अब ये जो अभिक्रियाएं हैं दो प्रकार से हो सकती हैं। एक के अंदर जो पोजीशन बनेगी वो ये बन सकती है CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस C H CH3 और यहाँ पर आ जाएगा H और उसके बाद C डबल बॉन्ड O H। दूसरी कंडीशन हमारी बन सकती है CH3 CH2
C डबल बॉन्ड O H प्लस C H H C डबल बॉन्ड O H। तो अब यहाँ पर अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं क्या बनेगा, CH3 C H डबल बॉन्ड C H CH3 C डबल बॉन्ड O H। अगर हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड O H। तो ये बनेंगे। तो इसमें क्या है, 2 मेथिल, इसका नाम बन गया 2 मेथिल ब्यूट 2 इनैल, और इसका नाम बन गया पेंट 2 इनैल। ठीक है, तो इसमें ये 2 प्रोडक्ट्स इसमें बन सकते हैं। उसके बाद है अन्य अभिक्रियाएं, जिसके अंदर पहली है कैनिज़ारो अभिक्रिया और दूसरी इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली है कैनिज़ारो अभिक्रिया। ठीक है, अब वे अभिक्रियाएं, वे यौगिक जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित ही नहीं होता, वे अभिक्रियाएं कैनिज़ारो अभिक्रियाएं दिखाएंगे। इम्पॉर्टेंट है। अब एल्डोल संघनन के अंदर एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर तनु NaOH या फिर BaOH की ट्वाइस होना चाहिए। और कैनिज़ारो अभिक्रिया की पहचान है कि यहाँ पर सांद्र NaOH का उपयोग किया जाएगा, और दूसरा इसकी पहचान है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस अभिक्रिया के अंदर हम क्या करेंगे, अब इस अभिक्रिया में हम एक उदाहरण लेते हैं H C डबल बॉन्ड O H। यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो एक C डबल बॉन्ड O H, इन दोनों के अंदर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इसकी हम अभिक्रिया करवाएंगे सांद्र NaOH के साथ। तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, कट लगेगा, एक कट लगेगा इसके ऊपर और एक कट लगेगा इसके ऊपर। तो अब यहाँ क्या होगा, H C H ऑक्सीजन, यहाँ पर बॉन्ड फ्री और यहाँ पर बॉन्ड फ्री, और यहाँ पर एक कट लगेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से फ्री हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ से फ्री हुआ, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर जाकर के जुड़ गए। अब उसके बाद बचा क्या, H C डबल बॉन्ड O और NaON। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आपस में जुड़ रहे हैं और बाकी सारा कुछ इकट्ठा हो रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेते कि यहाँ पर बेंजीन रिंग होती, यहाँ पर भी बेंजीन रिंग होती, तो यहाँ पर भी बेंजीन रिंग आ जाती और यहाँ पर भी बेंजीन रिंग आ जाती। मतलब यहाँ पर बेंजीन रिंग, यहाँ पर बेंजीन। ठीक है, और इसकी अगर हम सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर भी बेंजीन रिंग और यहाँ पर भी बेंजीन। ठीक है, इसका नाम क्या है, सोडियम बेंजोएट, और इसका नाम है बेंजिल अल्कोहल। इसके बाद है अगली अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स ने ही के द्वारा क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। अब हमें पता है कि ये ज़्यादातर बेंजीन रिंग वाली रिएक्शन जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उसी में रिएक्शन होती है। तो हम यहाँ पर एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड लेंगे और सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 मतलब नाइट्रोकरण। तो क्या बन जाएगा,
मेटा स्थिति पर NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा। पहले हमने जितनी भी रिएक्शंस की थी उसमें क्या हो रहा था, ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जब हम इसके ऊपर अनुनाद करते हैं तो क्या हो रहा है, इन 3 पोजीशंस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट ना होकर के पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, और NO2 ग्रुप जो है एक नेगेटिव चार्ज पर जाकर के जुड़ना चाहता है। तो यहाँ पर क्या है, इसके अकॉर्डिंग एक क्या है, नेगेटिव चार्ज उपस्थित है, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये NO2 ग्रुप जुड़ता है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम इनसे संबंधित जो हमने पार्ट 3 किया था कल और जो आज पार्ट 4 कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एल्डिहाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति कीटोन से अधिक क्रियाशील है, कारण बताओ। इसमें ये जो अभिक्रियाशीलता बताई थी, इसमें 2 कारण तुम्हें समझाए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक कारण और त्रिविम कारण। ये 2 कारक इसमें वर्णन कर दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों को नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति, अब यहाँ पर जो है प्रतिस्थापन शब्द नहीं आएगा, योगात्मक आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है उसमें थोड़ी सी लिखने में गलती है। नाभिक स्नेही योगात्मक क्रियाओं के प्रति क्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। अब कई बार क्वेश्चन पहले भी आता है, घटते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो, आरोही क्रम में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो। घटना का मतलब होता है अवरोही और बढ़ना का मतलब होता है आरोही। अगर घटते क्रम में या अवरोही क्रम में पूछा है तो तीर का निशान जो है वो इस तरह से आने चाहिए। आंसर वही होगा जो तुम्हारा होना चाहिए। जो बड़ा है उसको यहाँ लिखना है, जो छोटा है उसको यहाँ लिखना है। बड़े वाले को हमने यहाँ लिखना है, छोटे वाले को हमने यहाँ लिखना है। आरोही क्रम में क्या होगा, तीर का निशान ऐसे होगा। जो बड़े वाला है उसको हमने यहाँ लिखना है, छोटे वाले को हमने यहाँ लिखना है। तो ये हैलो एल्कीन वाले चैप्टर में भी और अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर में भी क्वेश्चंस बच्चों ने गलत किया रखे थे आंसर्स, तो उसमें इस चीज़ का खास ध्यान रखो कि अवरोही पूछा है तो तीर का निशान इस तरह से लगाना है और बड़े को आगे लिखना है और छोटे को पीछे लिखना है। आरोही क्रम पूछा गया तो तीर का निशान ऐसे लगाते हुए बड़े वाले को पीछे लिखना है और छोटे वाले को आगे लिखना है। अगला प्रश्न है, फॉर्मेल्डिहाइड एसीटोन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है। तो जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसी की डिटेल पूछी गई है। फॉर्मेल्डिहाइड और एसीटोन की तुलना में अधिक क्रियाशील है, समझाइए क्यों। तो इसमें जो 2 कारण हैं, इलेक्ट्रॉनिक कारण और त्रिविम कारण, ये दोनों कारकों के बारे में तुम्हें बताना है। अगला है, एल्डिहाइड कीटोन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है क्यों। ये पहला क्वेश्चन जो है इसमें रिपीट हो गया है। अगला है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक को नाभिक स्नेही योगात्मक प्रतिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में लिखना है। अब बढ़ता क्रम पूछा है तो इसमें बढ़ते क्रम के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना। उसके बाद है, एथेनल पर HCN के नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो ये जो क्रिया विधि है वो नोट्स में बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है और तुम्हें समझा भी दिया। उसके बाद है, कारण दीजिए कि HCN के संकुलन के प्रति CH3CHO की तुलना में HCHO अधिक अभिक्रियाशील। तो इसमें HCN तो सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया है इन्होंने, इसमें इन्होंने CH3CHO और HCHO के अभिक्रियाशीलता के बारे में पूछा कि ऐसा किस में ज़्यादा है और किस में कम है और कारण दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर HCN के साथ अभिक्रिया करवानी है। ठीक है, तो HCN के साथ अभिक्रिया करवानी है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये और ऑक्सीजन के ऊपर ये जो बॉन्ड होता है OH और यहाँ पर Cl, तो ये वाला इसमें कंपाउंड इसमें बन जाएगा। उसके बाद है, न्यूक्लियोफाइल योगात्मक अभिक्रिया प्रति उनकी बढ़ती हुई सक्रियता। अब बढ़ती हुई सक्रियता पूछिए इनमें, तो वो बढ़ती हुई सक्रियता के बारे में तुम्हें इसमें बताना है। उसके बाद है, कारण दीजिए
कि न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति कीटोन से अधिक क्रियाशीलता एल्डिहाइड की होती है। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, मतलब पिछले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है। HCN के साथ अभिक्रिया में CH3 डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 CH2 की अधिक क्रियाशील, तो इसमें भी HCN जो है इन्होंने कंफ्यूजन के लिए दिया है, पूछा इन दोनों की अभिक्रियाशीलता है। उसके बाद नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड प्रोपेनल से कम अभिक्रियाशील होगा या अधिक, और क्या अपेक्षा करते हैं इसके उत्तर की व्याख्या दीजिए। ठीक है, तो ये भी अभिक्रियाशीलता के ऊपर क्वेश्चन है। उसके बाद निम्नलिखित अभिक्रियाओं का नाभिक स्नेही योगात्मक उनकी बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित इनको करना है। उसके बाद है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर आ गया ये, इसमें ऑक्सीजन और H2 बाहर निकल जाएगा और NOH मतलब ऑक्सीन इसमें बन जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीन वाली इसमें रिएक्शन पूछी गई है। उसके बाद ये 2DNP वाली रिएक्शन है। ठीक है, उसके बाद ये वाली सेमी हाइड्रोजन वाली रिएक्शन है, सेमी कार्बिजोन वाली रिएक्शन है। ठीक है, और ये R वाली रिएक्शन मतलब NH2 R मतलब शिफ्ट कारक वाली इसमें रिएक्शन पूछी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड के निम्नलिखित अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया से बनने वाले उत्पादों को पहचानो। अब साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड का मतलब है ये। अब इसकी अभिक्रिया हमने PHMgBr और फिर उसके बाद H3O पॉजिटिव सेमी कार्बेजाइड के साथ एथेनॉल का आधिक्य या अम्ल। ठीक है, ये रिएक्शंस करवानी है। तो अब तो यहाँ पर मैंने जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ जो अभिक्रिया इसमें करवाई थी, ठीक है, इसकी अभिक्रिया PH मतलब बेंजीन रिंग MgBr के साथ इसकी रिएक्शन करवानी। डबल बॉन्ड O के ऊपर R जुड़ जाएगा और बाकी के साथ Mg जुड़कर फिर H3O पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाली एक बार करके जरूर देखना। उसके बाद सेमी कार्बेजाइड वाली मैंने इसमें करवा रखी है, अमोनिया और उसके व्युत्पन्न वाली, वो भी अपने आप करके देखना एक बार। उसके बाद एथेनॉल का आधिक्य, ये वाली भी रिएक्शन मैंने करवा रखी है, अल्कोहल के साथ संयोजन वाली। ठीक है, हेमी एसिटल बन रहा है और फिर उसके बाद एसिटल बन रहा है। ठीक है, एसिटल वाली रिएक्शन जो है इसमें करके देखनी है। ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लेना। उसके बाद है निम्न यौगिकों को HCN के प्रति अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो HCN तो सिर्फ नाम देते हैं ये, और ये रिएक्शंस जो है इसमें बढ़ता क्रम इसमें बताना है। उसके बाद निम्न रिएक्शंस को पूर्ण करो, और ये हो गया सेमी कार्बेजोन वाली रिएक्शन है ये। ठीक है, उसके बाद निम्न के कारण देने हैं कि साइक्लोहेक्सेनोन मतलब ये अच्छी लब्धि में साइनोहाइड्रिन बनाता है, परंतु 2,2,6 ट्राइमेथिल साइक्लोहेक्सेनोन ऐसा नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें साइनोहाइड्रिन HCN का नाम फिर से ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन और 2,2,6 ट्राइमेथिल साइक्लोहेक्सेनोन, इन दोनों के बीच में अभिक्रियाशीलता का कारण बताना। यहाँ पर क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन, और यहाँ पर इतना बड़ा ये ग्रुप डाल दिया है तो त्रिविम बाधा उत्पन्न होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी अभिक्रियाशीलता कम। उसके बाद सेमी कार्बेजाइड में 2NH3 समूह होते हैं, परंतु केवल एक NH2 यहाँ पर 2 आएगा ही सेमी कार्बेजोन में प्रयुक्त होता है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या बताना है कि C डबल बॉन्ड O के अंदर ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन के साथ 2 ही हाइड्रोजन इसमें यूज होते हैं, और 2 हाइड्रोजन इसमें, और वो वाला एक हाइड्रोजन NH2 जो होता है वो रिएक्शन इसमें नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद है एसीटोन को 2-मेथिल प्रोपेन 2-ओल में परिवर्तित करो। एसीटोन को मतलब C डबल बॉन्ड O CH3 को 2-मेथिल प्रोपेन 2-ओल, 2-मेथिल प्रोपेन 2-ओल मतलब प्रोपेन 1 2 3 2-ओल मतलब OH और 2 पर ही है CH3। तो इसका मतलब क्या है कि MgBr के साथ रिएक्शन करवाई गई है, R MgX के साथ रिएक्शन करवाई गई है। अब यहाँ पर इसको पहचानेंगे कैसे हम कि ये 3 कार्बन है और यहाँ पर भी 3 कार्बन है।
यहाँ पर CH3 एक्स्ट्रा है तो इसका मतलब R यहाँ पर क्या है, CH3 है। उसकी रिएक्शन किससे करवानी है, CH3 Mg। X में हम कुछ भी लिख लें, Br ले लें या Cl ले लें, कुछ भी ले सकते हैं इसमें, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद है रिन्यार अभिकर्मक से रिएक्शन करवानी है, यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड आपस में क्रिया करते हैं। यूरिया का सूत्र होता है NH2C+O NH2। ठीक है। इसकी रिएक्शन करवानी है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। अच्छा नहीं, ये इसका आंसर दिया हुआ है। अभी अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब यूरिया और फॉर्मेल्डिहाइड आपस में क्रिया करते हैं। ये वाला जो है ये शायद एमीन वाले चैप्टर का टॉपिक इसमें आ गया है, इसको छोड़ देना। उसके बाद है सोडियम बाइसल्फाइड का संतृप्त विलयन एसिटल्डिहाइड या एसीटोन में डाला जाता है। तो ये जो मैंने रिएक्शन करवाए थे सोडियम बाइसल्फाइड का संयोजन एसिटल्डिहाइड और एसीटोन में डाला जाता है। तो मतलब एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर इसने रिएक्शन पूछी है। उसके बाद फेनिल हाइड्रोजिन एसिटल्डिहाइड में डाला जाता है। तो फेनिल हाइड्रोजिन का मतलब फेनिल हाइड्रोजिन वाली ये रिएक्शन इसमें पूछ रहा है। ठीक है। उसके बाद है निम्न में से कौन नाभिक से युगात्मक के प्रति सक्रिय होगा। तो ऑब्जेक्टिव इसमें पूछा गया, आंसर इसमें दिया हुआ है। उसके बाद ये सेमी कार्बेजोन वाली रिएक्शन कितनी बार आ गई है, इंपॉर्टेंट है। साइक्लोप्रोपिनोन 2,4-डाइनाइट्रोफोस फेनिल हाइड्रोजोन की संरचना देनी। ठीक है। 2,4-DNP की संरचना तुम्हें याद ही है। उसके आधार पर साइक्लोप्रोपेनोन आगे लगा करके इसकी संरचना इसमें बनानी है। ठीक है, कोशिश करना बनाने की। उसके बाद है जब एसीटोन की अमोनिया के साथ क्रिया करवाई जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर अमोनिया और उसके व्युत्पन्नों के साथ जो अभिक्रिया थी उसमें अमोनिया वाली इसमें रिएक्शन इसमें पूछी है। ठीक है। उसके बाद है जब एसीटोन निम्नलिखित अभिकारकों से अभिक्रिया करता है तो प्राप्त उत्पादों की संरचना दीजिए। अब इसमें ये वाली जो है सेमी कार्बेजोन वाली है। ठीक है। और ये RMgX वाली है और Zn सांद्र HCl। Zn सांद्र HCl मतलब ये आ गई उसकी क्लेमेंस अपचयन। ठीक है, ये आ गई क्लेमेंस अपचयन वाली इसमें रिएक्शन पूछी गई है। उसके बाद है NH2OH मतलब कि हाइड्रोक्सिल एमीन। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन वही आ गई अमोनिया बेस के व्युत्पन्न के साथ संयोजन वाली। उसके बाद है अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, ये वाले जो हैं वो रिपीट है। अपचयन अभिक्रियाओं में पहला क्वेश्चन है क्लीमेंस अपचयन के अभिक्रिया लिखो। क्लीमेंस अपचयन की अभिक्रिया इसमें पूछी गई है। क्लीमेंस अपचयन की अभिक्रिया इसमें तुम बता दोगे, वही Zn सांद्र HCl की उपस्थिति। ठीक है। उसके बाद है क्लीमेंस अपचयन और वोल्फ किश्नर अपचयन में एक अंतर लिखना है। दोनों के अंदर क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है, तो ये कोई अंतर नहीं है। अंतर में इसमें क्या आ जाएगा कि इसमें हाइड्रोजीन का उपयोग किया जाता है और इसमें ZnHg सांद्र HCl की उपस्थिति में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें हाइड्रोजोन बनता है और इसमें हाइड्रोजोन नहीं बनता है। ठीक है, इसमें KOH का उपयोग किया जाता है, सांद्र क्षार का यूज किया जाता है और इसमें क्षार का उपयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद वोल्फ किश्नर अपचयन को उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद क्लीमेंस अपचयन को उदाहरण सहित समझाइए। उसके बाद ZnHg को जिंक अमलगम भी कहते हैं। इतना बात याद रखना कि ZnHg को जिंक अमलगम भी कहते हैं और ये HCl से अपचयित होकर एल्केन बनाता है। अभिक्रिया का नाम बताइए, क्या नाम है, क्लीमेंस अपचयन। साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड के जिंक अमलगम, वही सेम कार्ब क्लीमेंस अपचयन। क्लीमेंस अपचयन में एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन किसके द्वारा करवाया जाता है, ZnHg के द्वारा करवाया जाता है। CH3CHO से क्लोरोफॉर्म को प्राप्त करने के रासायनिक अभिक्रिया के रासायनिक मतलब क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया इसमें पूछी गई है। अगला क्वेश्चन है टॉलेन परीक्षण किस समूह की पहचान के लिए उपयोग में लाया जाता है, रासायनिक समीकरण दीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड समूह की पहचान करने के लिए किया जाता है। उसके बाद कौन से दो रसायनों का उपयोग फेलिन विलयन बनाने में किया जाता है, एक NaOH और दूसरा CuSO4 का जलीय विलयन, मतलब फेलिन विलयन A और फेलिन विलयन B के नाम बताने।
टॉलिन अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कैसे करेंगे? तो एल्डिहाइड के सारे समीकरण लिख दोगे तो और उसमें बता दोगे कि कीटोन इस प्रकार के समीकरण नहीं देता है। उसके बाद एक कार्बोनिल यौगिक ए का ऑक्सीकरण टॉलिन अभिकर्मक से करवाने पर, इसका मतलब ये क्या चीज है? एल्डिहाइड है। यौगिक बी बनता है और इसमें बी जो बनेगा वो अल्कोहल बनेगा, ठीक है, जिसका अपचयन, अब अल्कोहल का अपचयन LiAlH से करवाते हैं तो एथेनॉल बनता है ऑब्वियसली। ए और बी के IUPAC नाम देने और सूत्र देने, हो जाएगा। उसके बाद है जब जलीय फॉर्मेल्डिहाइड, जब जलीय फॉर्मेल्डिहाइड विलयन के दुर्बल क्षारों के साथ, अब दुर्बल क्षार आ गया के साथ क्रिया करवाई जाती है तो रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। अब दुर्बल क्षार मतलब या तो फेलिंग विलयन की बात कर रहा है या फिर ये टॉलिन अभिकर्मक की बात कर रहा है, ठीक है। तो दुर्बल क्षार यही है, नहीं ये रिएक्शन नहीं है, एक बार इसको स्किप करो, मैं ध्यान नहीं आ रही मुझे। फॉर्मेल्डिहाइड चलो देखते हैं बाद में। उसके बाद एल्डिहाइड एक अच्छे अपचायक है, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें आ जाएगा, इसका मतलब क्या है? दूसरों का अपचयन करते हैं और खुद का इनका ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया इसमें बतानी है, ठीक है, प्रबल ऑक्सीकारक वाली। उसके बाद यदि कार्बनिक यौगिक की रजत दर्पण उत्पन्न करने वाली रासायनिक समीकरण, तो ये टॉलिन अभिकर्मक वाली बात कर रहा है। उसके बाद है असममित कीटोन के ऑक्सीकरण में कीटो समूह छोटे अल्किल समूह के साथ रहता है, इस कथन में कौन सा नियम स्पष्ट करता है? पोपाव नियम। उसके बाद है रासायनिक परीक्षण द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद कैसे करेंगे? तो इसके लिए आ जाएगा टॉलिन अभिकर्मक वाली रिएक्शन। उसके बाद है प्रोपेनल और प्रोपेनोन में विभेद कैसे करेंगे? तो ये आ जाएगी हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। एक कार्बनिक यौगिक जिसका सूत्र C3H6O है, मतलब 1 2 3 CH3 CH3 C11O, ये भी हो सकता है, CH3 CH2 C11O H भी हो सकता है। और ये 2,4-DNP के साथ नारंगी लाल अवक्षेप देता है, लेकिन टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है, तो इसका मतलब कीटोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड की टॉलिन अभिकर्मक के साथ बनने वाले उत्पाद को पहचानें। कर लोगे, टॉलिन अभिकर्मक वाली रिएक्शन है ये। उसके बाद है निम्न यौगिक युगलों में विभेद करने के लिए सरल परीक्षणों का, तो ये जो विभेद है ये ज्यादातर हेलोफॉर्म वाली रिएक्शंस है, ठीक है, करके देखना सभी बच्चे। उसके बाद है निम्न में से कौन फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं करता? ऑब्जेक्टिव है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, 24वां भी ऑब्जेक्टिव है। एस्टेल्डिहाइड की अभिक्रिया टॉलिन अभिकर्मक से करवाने पर प्राप्त उत्पाद क्या होगा? उसके बाद है फॉर्मिक अम्ल अपचायक होते हैं और इसका एक अपचायक गुण लिखो। तो इसमें अपचायक होते हैं तो वही ऑक्सीकरण वाली इसमें रिएक्शन हमें देनी। किस प्रकार का कीटोन आइडोफॉर्म अभिक्रिया देगा? जिसके अंदर CH3 C11O ये वाला ग्रुप उपस्थित होगा। उसके बाद ऐसे एल्डिहाइड का नाम लिखो जो फेलिंग विलयन परीक्षण नहीं देता है। फेलिंग विलयन परीक्षण नहीं देता है मतलब जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होगा। सॉरी, मैं ये कैनिज और अभिक्रिया के ऊपर पहुंच गई हूँ गलती से, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार डाउटफुल है, इसको एक बार बाद में क्लियर करते हैं। डैश का जलीय विलयन फेलिंग विलयन ए कहलाता है, वो है कॉपर सल्फेट CuSO4 का जलीय विलयन फेलिंग विलयन ए कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न अभिक्रियाओं की रासायनिक समीकरण की सहायता से इनको समझाना है। कैनिज़ारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, एक ही बात है, एल्डोल अभिक्रिया एल्डोल संघनन। अगला है CH3CHO से ब्यूट टू इनैल बन रहा है, इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहा है, ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद सांद्र KOH दिया हुआ है तो इसका मतलब कैनिज़ारो अभिक्रिया है। तनु NOH दिया हुआ है, इसका मतलब एल्डोल की बात कर रहे हैं। अगला है H2PDBSO, पर मतलब कि रोजेनमुंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद NH4OH
इसका मतलब एमीन के व्युत्पन्न वाली है रिजेक्शन। ठीक है, ये भी रोजनमुंड के बाद है एल्डोन, तनु NaOH आ गया एल्डोन, उसके बाद सांद्र NaOH आ गया कैनिजारो। उसके बाद अल्फा हाइड्रोजन परमाणु के अम्लीय प्रकृति को समझानी है, तो यहाँ पर हमें एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बताना है, और एल्डोल कंडेंसेशन से पहले जो मैंने उसकी अम्लीयता के बारे में बताया था वो इसके अंदर बताना है। कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करने वाले एल्डिहाइड को छांटिए, तो इसमें जो अल्फा हाइड्रोजन जिसके अंदर नहीं है वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देंगे, और जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है, जिसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही कैनिजारो अभिक्रिया इसमें दिखाएंगे। उसके बाद है उस रासायनिक अभिक्रिया का नाम और रासायनिक समीकरण लिखो जिसमें एसिटल्डिहाइड से एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। अब सबसे पहले तो एसिटल्डिहाइड मतलब CH3, CHO से हमें एथिल एसीटेट मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 CH2 CH3 ये प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखो कैनिजारो अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा था, CH3 C डबल बॉन्ड O वो Na बन रहा था, लास्ट में बन रहा था ना, तो यहाँ पर Na जो है एक अगले स्टेप में R में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एथिल एसीटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, कैनिजारो अभिक्रिया की ये बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है एल्डिहाइड और कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है, कारण दीजिए, तो इसमें कारण देना। उसके बाद ABCD आणविक सूत्र C4H8O वाले किसी कार्बोनिल यौगिक के 3 अचक्रीय अभिलाक्षणिक समावयवी है। समावयवी A और C जो है वो सकारात्मक टॉलन अभिकर्मक देते हैं, मतलब A जो है एल्डिहाइड है, C भी एल्डिहाइड है, जबकि B जो है टॉलन अभिकर्मक नहीं देता है, मतलब B जो है वो कीटोन है, ये भी एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, लेकिन सकारात्मक आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता। इसका मतलब कीटोन ऐसा है कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 2 CH3 इस टाइप का कीटोन है। समावयव A और B जो है वो ZnHg और HCl से अपचयित होकर समान यौगिक देते हैं, मतलब समान यौगिक दे रहे हैं, और देते कौन सा है, D। तो A B C और D के संग, अब इसके अंदर हमें पता है कि एल्केन बनती है। ठीक है, तो इसमें एल्केन बनेगी और इसमें एक टॉलिन अभिकर्मक B जो है वो टॉलिन परीक्षण नहीं देता है लेकिन आइटोफॉर्म परीक्षण देता है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो बनेगा वो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर ये होना चाहिए कोई ना कोई, तो इसका मतलब A की संरचना कैसी है, CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये CH3। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया। अब C भी एल्डिहाइड है और यहाँ पर C के अंदर और इन्होंने क्या दिया है C4H8, तो यहाँ पर CH2 CH3। ठीक है, और C की संरचना भी क्या हो गई C4H8, ये हो जाएगी यहाँ पर CH3, ये संरचना हो गई इसकी। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी इसमें। उसके बाद है यौगिक C3H6O के 2 क्रियात्मक समावयवी A और B हैं, NaOH और आइटो, मतलब आइटोफॉर्म की बात कर रहा है। A आइटोफॉर्म का पीला अवक्षेप देता है जबकि B कोई भी अवक्षेप नहीं देता है। इसका मतलब कि A का सूत्र ऐसा है जिसके अंदर CH3 इस टाइप का ग्रुप उपस्थित है, या फिर
OH, ये ग्रुप, इन दोनों में से कोई एक ग्रुप उपस्थित है इन दोनों में। और इसका जो सूत्र है वो ये होना चाहिए, इसको भी दिमाग लगाना, करके देखना। बेंजल्डेहाइड एल्डोल संघनन अभिक्रिया नहीं देता है, कारण बताइए, क्योंकि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं है। उसके बाद बेंजोफिनोन और बेंजल्डेहाइड, इन दोनों में अंतर बताना है, मतलब किसी ना किसी रिएक्शन के बेस पर ही दोगे अंतर, ठीक है। ये एल्डोल कंडेंसेशन दे देगा और ये नहीं देगा, ठीक है। इस तरह से संत्र NaOH आ गया, कैनिसारो अभिक्रिया आ गया। निम्नलिखित पदों से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण देना है। साइनोहाइड्रिन मतलब साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शन देनी, एसिटल मतलब एसिटल वाली रिएक्शन देनी, सेमी कार्बेजोन मतलब वो वाली रिएक्शन देनी है, एल्डोल वाली रिएक्शन देनी है, हेमी एसिटल वाली रिएक्शन है, ऑक्सीन वाली, कीटैल, इमीन 2,4-DNP विद ट्विन शिफ्ट कारक, ये वाली रिएक्शंस इसमें देनी है। उसके बाद रासायनिक परीक्षण द्वारा एल्डोल और कीटोन में अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड को विभेद करने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। फॉर्मेल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड वाली एल्डोल और संघनन वाली रिएक्शन इसमें देनी, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर तुम्हारा टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक अलग पार्ट लेकर आएंगे इसी चैप्टर का, कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट। धन्यवाद।